हेलो दोस्तों, रोशन अकेडमी में आपका स्वागत है। एक वीडियो सेटेट से संबंधित है। आज हम आप लोग के सामने मैथ पेडागोजी से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर के आए हैं। तो गाइज यहाँ पर आप देख सकते हैं गणित शिक्षण में त्रुटि विश्लेषण, एरर एनालिसिस इन टीचिंग ऑफ मैथमेटिक्स, इससे संबंधित आज हम आप लोग के सामने बात करने वाले हैं। तो गाइज गणित शिक्षण में त्रुटि विश्लेषण से संबंधित जो भी आपको प्रश्न सीटेट में आएंगे आपको एक वीडियो में क्लियर हो जाएगा, इसलिए आप लोग इस वीडियो को लास्ट तक देखें, अंत तक बने रहें, तब जाकर के पूर्ण रूप से आप गणित शिक्षण में त्रुटि विश्लेषण से संबंधित जो भी प्रश्न आएंगे आप समझ पाएंगे। तो गाइज अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें ताकि आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन प्राप्त हो, और अधिक से अधिक शेयर और लाइक सब्सक्राइब करें तब। तो चलिए गाइज देखते हैं गणित शिक्षण में त्रुटि विश्लेषण यहाँ से क्या कहता है। त्रुटि विश्लेषण एक प्रकार की विधि है जिसके द्वारा यह पता लगाया जाता है कि बच्चा गणित में कहाँ त्रुटि कर रहा है, उसकी त्रुटियाँ किस प्रकार की है तथा वह एक ही प्रकार की त्रुटि कितनी बार कर रहा है तथा उसके त्रुटि करने के क्या कारण हो सकते हैं। तो गाइज गणित शिक्षण में त्रुटि विश्लेषण से यही पता लगाया जाता है कि बच्चा गणित में त्रुटियाँ कहाँ कर रहा है। तो चलिए देखते हैं आगे प्रश्न यहाँ पर देखेंगे। बच्चे में गणित के प्रति पाई जाने वाली त्रुटियां यहाँ पर देख सकते हैं। इससे संबंधित आपको गाइज सीटेट के एग्जाम में देखने को मिलेंगे, इसलिए आप लोग लास्ट तक इस वीडियो को देखें, लास्ट तक बने रहें, तब जाकर के आपको समझ में आएगा। और आप लोग लाइक कमेंट सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि हम मोटिवेट हों तो आपको अच्छे से अच्छे वीडियो का कंटेंट ला करके दें। तो गाइज यहाँ पर आप देख सकते हैं, कह रहा है कि बच्चों में गणित के प्रति पाई जाने वाली त्रुटियाँ। पहला त्रुटियाँ यहाँ पर देख सकते हैं, पहला पॉइंट में दो या अधिक प्रत्ययों में अंतर सही न निकाल पाना। दो या अधिक प्रत्ययों में अंतर सही से नहीं निकल पाना, यहाँ त्रुटियाँ करते हैं। इसके बाद आगे क्या है, बच्चों में गणित के प्रति रुचि का अभाव। बच्चों में क्या होता है, गणित के प्रति रुचि का अभाव होता है। इसके बाद बच्चों में कल्पना तथा स्मरण शक्ति का भी अभाव होता है। तो इसको पहले ही आपको ठीक करना होगा, तब बच्चे त्रुटियां नहीं करेंगे। तो यहाँ पर आगे देख सकते हैं, कह रहा है कि गणना संबंधी कुशलताओं का अभाव। गणना संबंधी कुशलताओं का भी बच्चे में अभाव होते हैं। इसके बाद आगे है गणित के प्रति जागरूकता का अभाव। बच्चे गणित के प्रति जागरूक नहीं होते हैं, इस वजह से त्रुटियां करते हैं। समझते हैं कि गणित बहुत हार्ड विषय है, हम नहीं समझ पाएंगे, हम नहीं पढ़ पाएंगे, इस वजह से गणित के प्रति जागरूकता का अभाव है। तो यहाँ पर आगे देखेंगे, आगे क्या कहता है, भिन्न भिन्न गणित के तथ्यों में समानता तथा अंतर का प्रयोग गलत करना। कह रहा है कि भिन्न भिन्न गणित के तथ्यों में समानता तथा अंतर का प्रयोग गलत करना। चलिए गाइस आगे देखते हैं, आगे कह रहा है गणितीय संक्रियाओं जैसे जोड़ घटाव गुणा भाग को करने में समस्या। ये भी समस्या बच्चे में आता है कि गणितीय संक्रियाओं को जैसे जोड़ घटाव गुणा भाग आदि बच्चे नहीं कर पाते हैं, इसमें भी बच्चे को समस्या पैदा होते हैं। तो गाइस चलिए आगे हम देखते हैं। आई होप, हम उम्मीद करते हैं कि आप समझ रहे होंगे। आगे चलते हैं गाइस, आगे क्या कहता है, इसका उपाय हम लोग ढूंढते हैं यहाँ पर कि उपाय इसका कैसे हम निदान कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम निदान कैसे करेंगे, आप यहाँ पर देख सकते हैं कि बच्चे तो पहले त्रुटियाँ किए, लेकिन जो त्रुटियाँ कर रहे हैं उसको हम निदान कैसे करें, उसको हम कैसे उपाय अपनाएं कि बच्चे त्रुटियाँ न करें। तो यहाँ पर देख सकते हैं, कह रहा है कि बच्चे को गणना करने तथा अभ्यास के अधिक से अधिक अवसर प्रदान करना। अवसर शब्द जो है हर अगर ऑप्शन में दिखे तो पॉजिटिव होते हैं, बशर्ते आपको प्रश्न में निगेटिव नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर देख सकते हैं, आपको कह रहा है कि बच्चों को गणना करने तथा अभ्यास के अधिक से अधिक अवसर प्रदान करना चाहिए। तो यहाँ पर इस तरह से बच्चों को ज़रूर करवाना चाहिए अवसर प्रदान। तो आगे कह रहा है कि छात्रों को सही कार्य करने के लिए प्रोत्साहित करना। बच्चे को क्या करेंगे, सही कार्य करने के लिए उसको प्रोत्साहित करते रहना चाहिए। चलिए आगे देखते हैं, आगे क्या कह रहा है। आगे कह रहा है बच्चों का आत्मविश्वास बढ़ाना। बच्चों में आत्मविश्वास बढ़ाना होगा कि गणित जो हम लोग करते हैं वो बिल्कुल
गणित भारी विषय नहीं है, इसको भी आसानी से किया जा सकता है अन्य विषयों की भांति। तो आप लोग इसको आसानी से कर सकते हैं, उनको इसमें आत्मविश्वास को बढ़ाना होगा। चलिए आगे देखते हैं आगे क्या कह रहा है। छात्रों को स्वयं उनके उत्तर की जांच करने के लिए प्रोत्साहित करना होगा कि बच्चे जो बनाते हैं, प्रश्न को हल करते हैं, उनको स्वयं उत्तर की जांच करें, ताकि हम अच्छे से प्रोत्साहित कर दें कि अपने से ही स्वयं अपने उत्तर को जांच कर सकें। तो चलिए गाइज आगे देखते हैं आगे क्या कहता है। आगे कहता है जैसे उत्तर की जांच करने के बाद जैसे भाग हम देते हैं बच्चों को बनाने के लिए, तो भाग को अपने से भी खुद जांच सकते हैं कि मेरा भाग सही है या गलत है। ठीक है, तो आगे देखते हैं आगे क्या कह रहा है। उपयुक्त शिक्षक सहायक सामग्री का प्रयोग करना। जब बच्चों को हम पढ़ाते हैं तो पढ़ाते समय क्या करेंगे, उपयुक्त जो शिक्षक सहायक सामग्री होना चाहिए उसको प्रयोग करना चाहिए। चलिए आगे देखते हैं। अगर सहायक सामग्री ही नहीं रहेगा तो बच्चे क्या पढ़ेंगे, ये भी सोचनीय बात है। चलिए गाइस आगे देखते हैं आगे क्या कह रहा है। आगे यहाँ पर कह रहा है कि गणित में बच्चों की रुचि उत्पन्न करना। क्या करते हैं, गणित में बच्चों को रुचि उत्पन्न करना। और आगे कह रहा है शिक्षण विधियों में सुधार करना। शिक्षण का जो विधि होता है उसको भी सुधार करना बहुत ज़रूरी है। एक ही तरह से शिक्षण विधि के हम माध्यम से बच्चों को नहीं पढ़ाएंगे। आगे देखते हैं आगे क्या कह रहा है। आगे कह रहा है कि गणित की संक्रियाओं का बच्चों को अभ्यास कराना। गणित की संक्रियाओं को बच्चों को अभ्यास कराना। इसके बाद यहाँ पर देखिएगा आगे कह रहा है बच्चों की त्रुटियों का पता लगाना तथा उपचारात्मक शिक्षण देना। बच्चों की त्रुटि को पता लगा करके उसको उपचार करना बहुत ज़रूरी होता है। जैसे अब आप डॉक्टर के पास जाते हैं, तो डॉक्टर के पास जाते हैं तो सबसे पहले उसको पता नहीं होता है रोग का, तो पहले वो क्या करता है, जांच करता है, आपको रोग को पता करता है कि आखिर जो हमारे पास रोगी आया है उनका रोग है क्या। जब उसको जांच कर लेता है, रोग को अच्छे तरह से टेस्ट कर लेता है, तो जब रोग पकड़ा जाता है तो उसका उपचार करता है डॉक्टर, और उपचार करके उस रोग को ख़त्म कर देता है। उसी तरह से जब बच्चों में त्रुटियों को पता चल जाता है तो हम उपचार के माध्यम से, यानी उपचार शिक्षण के माध्यम से हम बच्चों की त्रुटियों को ख़त्म कर सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं आगे क्या है। आगे कह रहा है शिक्षण की समस्याएं। शिक्षण की समस्याएं क्या होते हैं, गणित जब पढ़ाते हैं बच्चों को या कोई भी विषय पढ़ाते हैं तो शिक्षण की क्या समस्याएं देखने को मिलते हैं, तो उसी से संबंधित आज हम चर्चा करेंगे। जो भी इसके अंतर्गत सीटेट की एग्जाम में प्रश्न पूछे जाएंगे शिक्षण की समस्याएं से, तो आपको एक वीडियो में, इसी वीडियो से आपको हल हो जाएंगे। तो गाइज आप लोग इस वीडियो को लास्ट तक देखेंगे, अंत तक बने रहेंगे। अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें, ताकि आपको जो भी वीडियो प्राप्त हो सबसे पहले प्राप्त हो। तो यहाँ पर देखेंगे कह रहा है शिक्षण की समस्याएं कि जब एक शिक्षक कक्षा में अध्यापन का कार्य करता है तथा बच्चे उस विषय या संप्रदाय यानी कॉन्सेप्ट को समझ नहीं पाते हैं, अर्थात शिक्षक जो ज्ञान बच्चों तक पहुंचाना चाहता है, या कहें कि विषय का जो ज्ञान बच्चों को मिलना चाहिए वह बच्चे प्राप्त नहीं कर पाते हैं, तो उसे शिक्षण की समस्या कहेंगे। इसके अनेक कारण हो सकते हैं, कुछ प्रमुख कारण निम्नलिखित हैं। तो वो कौन से प्रमुख कारण निम्नलिखित है शिक्षण समस्याएं की, तो चलिए हम देखते हैं कि कौन से प्रमुख समस्याएं हैं। तो पहला कारण है समस्या के नींव का कमज़ोर होना। जब नींव का कमज़ोर होना, ये भी एक बहुत बड़ा समस्या है शिक्षण की। तो कहता है यह भी एक समस्या देखने को मिलती है, यानी नींव का कमज़ोर होना। यदि गणित विषय में बच्चे ने प्राथमिक स्तर पर संकल्पनाओं को नहीं समझा है या उसे अवसर नहीं मिल पाए हैं, तो आगे की कक्षा में उसे समस्याओं का सामना करना पड़ता है। यही आपका नींव का कमज़ोर होना है कि प्राथमिक स्तर पर बच्चों को संकल्पना को नहीं समझ पाना या उसे अवसर नहीं मिल पाना, ये भी आपका समस्या पैदा करता है बच्चों में। तो चलिए आगे देखते हैं आगे क्या शिक्षण की समस्याएं हैं। तो दूसरा समस्याएं देखने को मिलेंगे बच्चे का शारीरिक व मानसिक विकास। जब बच्चे के शारीरिक व मानसिक विकास ठीक ढंग से नहीं हो पाते हैं, तो बच्चे किसी भी तरह से संप्रदाय यानी कॉन्सेप्ट को नहीं समझ पाते हैं। इसलिए बच्चों को
किसी भी कॉन्सेप्ट को समझने के लिए उनका शारीरिक विकास और मानसिक विकास होना बहुत ज़रूरी है, यानी फिजिकल डेवलपमेंट और मेंटल डेवलपमेंट दोनों होना बहुत ज़रूरी है। तो ऐसे भी कहा जाता है कि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का निवास होता है। यहाँ पर देख सकते हैं, स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का निवास होता है। यह पंक्ति आपने सुनी होगी कि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का निवास होता है। यदि बच्चा स्वस्थ नहीं होगा तो इसका प्रभाव उसकी बुद्धि पर पड़ता है, रुचि पर पड़ता है, एकाग्रता पर पड़ता है, चिंतन पर पड़ता है, स्मृति पर पड़ता है, ये आदि पर पड़ता है तथा वह विषय को ठीक से समझ नहीं पाता है। इसलिए बच्चे को जब शारीरिक और मानसिक रूप से बच्चे स्वस्थ नहीं होंगे तो उनका प्रभाव बुद्धि, रुचि, एकाग्रता, चिंतन, स्मृति आदि पर पढ़ना ही पढ़ना है। अगला देखेंगे तीसरा शिक्षण की समस्याएं क्या कहता है। तो तीसरा शिक्षण की समस्याएं है शिक्षक का विषय ज्ञान। जो विषय शिक्षक पढ़ाते हैं उस विषय में उनका पूर्ण ज्ञान होना चाहिए, अन्यथा शिक्षण की समस्याएं बनी रह जाएगी। तो यहाँ पर देख सकते हैं, शिक्षण की परिपक्वता इस बात पर निर्भर करती है कि शिक्षक को अपने विषय का कितना ज्ञान है। अधिक से अधिक अपने विषय में शिक्षक का ज्ञान होना चाहिए, तभी जाकर के शिक्षण की समस्याएं दूर हो सकती है, अन्यथा शिक्षण की समस्या बनी रह जाएगी। चलिए अगला चौथा शिक्षण की समस्या देखते हैं क्या है। तो चौथा शिक्षण की समस्या कहता है गणित शिक्षक की शिक्षण विधि। जो भी शिक्षक गणित पढ़ाते हैं उनका शिक्षण विधि का ज्ञान अधिक से अधिक होना चाहिए, तभी जाकर के शिक्षण की समस्याओं को दूर कर सकते हैं। इसलिए जो शिक्षक गणित विषय पढ़ाते हैं उनको अधिक से अधिक शिक्षण विधि का ज्ञान होना चाहिए। तो कह रहा है कि प्रत्येक विषय पढ़ाने की अथवा व्यक्तिक विभिन्नता को ध्यान में रखते हुए, यानी व्यक्तिक विभिन्नता को ध्यान रखते हुए उनके शिक्षण विधियों की आवश्यकता होती है। यदि शिक्षक को शिक्षण विधि का ज्ञान नहीं है तो यह शिक्षण की समस्या हो सकती है। इसलिए शिक्षक को व्यक्तिक विभिन्नता को देखते हुए उनके शिक्षण विधि का ज्ञान होना चाहिए अधिक से अधिक, तब जाकर के शिक्षण की समस्याएं को दूर किया जा सकता है, अन्यथा शिक्षण की समस्याएं बनी रह जाएगी। तो चलिए आगे देखते हैं अगला कौन सा समस्या है। यहाँ पर 5वां समस्या देखेंगे, समयावधि। क्या है? समयावधि की समस्याएं क्या कहता है। तो यह कहता है कि किसी भी विषय के शिक्षण के लिए एक समयावधि यानी पीरियड निर्धारित होती है। यदि शिक्षक लंबे समय तक गणित पढ़ाता रहेगा तो बच्चे थक जाएंगे और विषय में रुचि नहीं लेंगे। इसलिए एक पीरियड होना चाहिए, समय अवधि होना चाहिए कि एक विषय को इतना से इतने टाइम तक पढ़ाना है, इसके बाद दूसरे विषय को पढ़ाना है, इसके बाद तीसरे विषय को पढ़ाना है। इसलिए समय अवधि को ध्यान में रखते हुए शिक्षक को बारी बारी से विषय चेंज करके पढ़ाते रहना चाहिए, तब जाकर के बच्चे उसमें रुचि लेंगे, अन्यथा बच्चे थक जाएंगे और थका हुआ महसूस करेंगे, वो पढ़ने में रुचि नहीं ले पाएंगे। तो गाइज आई होप, हम उम्मीद करते हैं कि आप समझ रहे होंगे। चलिए आगे देखते हैं आगे क्या है। आगे 6ठा में कहता है स्तर। स्तर क्या होता है तो स्तर पे हम चर्चा कर लेते हैं। स्तर में कहता है कि विषय का पाठ्यक्रम बच्चों के स्तर के अनुसार होना चाहिए। यदि आप कक्षा 4 में कक्षा 6 का पाठ्यक्रम लागू करेंगे तो वह बच्चों की समझ से परे होगा तथा बच्चा सीख नहीं पाएगा। जैसे कहने का मतलब है कि कोई स्तर होना चाहिए, कोई लेवल होना चाहिए। जो बच्चा 4 क्लास में पढ़ रहा है उसका जो स्तर है उसी स्तर का पाठ्यक्रम होना चाहिए, नहीं कि बच्चा 4 क्लास में पढ़ता है और उसका स्तर 6 क्लास का है, उसका पाठ्यक्रम 6 क्लास का दे दिया जाता है। तो ऐसे बच्चे नर्भसा जाते हैं, उनका शिक्षण की समस्याएं बनी रह जाती है। इसलिए इस समस्या से दूर होने के लिए बच्चे को एक पाठ्यक्रम होना चाहिए, उस पाठ्यक्रम के अंतर्गत होना चाहिए, जिस क्लास में बच्चा पढ़ता है उसके अंतर्गत पाठ्यक्रम को होना चाहिए, न कि कोई आगे की क्लास के पाठ्यक्रम दे दिया जाए। उससे बच्चे नर्वस हो जाएंगे, बच्चे सीख नहीं पाते हैं, उसमें बच्चे रुचि नहीं ले पाते हैं।
तो गाइज आई होप, हम उम्मीद करते हैं कि इस वीडियो में जो भी आपको बताया गया आप पूर्ण रूप से समझ गए होंगे, ताकि सीटेट में अच्छे से अच्छे स्कोर कर सकें। इसीलिए आपको यह वीडियो लगातार बनाया जा रहा है गाइज, सीटेट के एग्ज़ाम को देखते हुए, क्योंकि पूर्ण रूप से इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस भी बिल्कुल क्वेश्चंस कराए जा रहे हैं, ताकि आप डायरेक्ट सीटेट को एग्ज़ाम को अच्छे से क्रैक कर सकें। आपको ज़्यादा एक बहुत बड़ा ग्रंथ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, कम समय में कम टाइम में इस तरह से आपको बताया जा रहा है ताकि आप आसानी से सीख सकें। उम्मीद करते हैं कि आप इस वीडियो में जो भी बताया गया आप समझ गए होंगे। अगर किसी तरह से कोई दिक्कत होता है आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, आपको रिप्लाई के द्वारा उसका जवाब दिया जाएगा। तो चलिए गाइज, आज का वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। फिर हम अगले वीडियो में मिलेंगे आपको अच्छे कंटेंट के साथ, वीवीआई क्वेश्चंस के साथ।